आज हम डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की गहराई में जाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, बल्कि ये उन गंभीर सुरक्षा चूकों का एक विश्लेषण है जिनके कारण ये सब मुमकिन हो पाया। तो चलिए पड़ताल करते हैं कि अमेरिका की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक आखिर कैसे और कहाँ नाकाम हो गई। तारीख थी 25 अप्रैल 2026। जगह व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर। माहौल में अचानक गोलियों की गूंज सुनाई देती है। हर तरफ भगदड़ और चीख पुकार। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स चिल्ला रहे हैं, नीचे रहो, नीचे रहो, और पूर्व राष्ट्रपति को घेरे में लेकर बाहर निकाल रहे हैं। बस इसी अफरा तफरी के बीच से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। जरा सोचिए, उस इवेंट में सीक्रेट सर्विस की 5 लेयर वाली सुरक्षा थी, एडवांस्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगी हुई थी, हर कोने पर स्नाइपर तैनात थे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी कड़ी, लगभग अभेद्य मानी जाने वाली सुरक्षा के बावजूद एक हमलावर हथियारों के साथ अंदर पहुंच कैसे गया। तो इस पूरी घटना को ठीक से समझने के लिए हम अपनी पड़ताल को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हिल्टन में असल में हुआ क्या था वो जानेंगे। फिर उन हैरान करने वाली सुरक्षा चूकों की जांच करेंगे। इसके बाद हम इसके राजनीतिक असर और जो साजिश की थियरी सामने आई उस पर नजर डालेंगे। ईरान के साथ इसके क्या तार जुड़े हो सकते हैं वो देखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि इस हमले का हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, हिल्टन पर हमला। देखते हैं कि कैसे एक हाई प्रोफाइल शाम अचानक हिंसा और अराजकता में बदल गई। तो जो मुख्य तथ्य हैं वो ये हैं। तारीख थी 25 अप्रैल 2026 और जगह थी वॉशिंगटन हिल्टन होटल, जहां व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर चल रहा था। हमलावर का नाम था कोल थॉमस एलन, उम्र 31 साल, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में एक सीक्रेट सर्विस एजेंट भी घायल हुआ। हमलावर कोई नौसिखिया नहीं था, वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू थे। इससे ये तो साफ हो जाता है कि ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी खतरनाक योजना का हिस्सा था। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये कहानी है एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक की। देखिए, एक तरफ तो सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए गए थे, 5 लेवल की प्रोटेक्शन, चेहरा पहचानने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी और छतों पर स्नाइपर। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत बिल्कुल अलग थी। असलियत ये थी कि सुरक्षा में एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था। एक ऐसा मेहमान था जिसकी ठीक से जांच नहीं हुई, और एक सर्विस रूम था जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हमलावर ने किसी दीवार या मेन गेट को तोड़ने की कोशिश नहीं की। उसने एक ऐसी कमजोर कड़ी का फायदा उठाया जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो एक अस्थायी कमरे से बाहर आया था जिसे सिर्फ बार काट रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और हैरानी की बात यह है कि उस जगह पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये एक छोटी सी लापरवाही लग सकती है, लेकिन इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। और यहाँ एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला सवाल खड़ा होता है। हमलावर उसी हिल्टन होटल में एक गेस्ट के तौर पर रुका हुआ था। किसी भी हाई प्रोफाइल इवेंट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यही कहता है कि वेन्यू पर मौजूद हर एक इंसान की पहले से जांच की जाती है। तो फिर इस मामले में इवेंट से पहले होटल के सारे मेहमानों की बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं हुई? ये सीधे सीधे एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की नाकामी की तरफ इशारा करता है। इस हमले के फौरन बाद ही राजनीतिक माहौल में जैसे आग लग गई। हमारा तीसरा भाग इसी पर है, हमले के नतीजे और उससे जुड़ी साजिश की बातें और इसके दूर तक जाने वाले राजनीतिक परिणाम। हमले से ठीक कुछ पल पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मीडिया से कहा था कि ट्रंप के भाषण में कुछ गोलियां चलेंगी। बस उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर एक नई ही साजिश की थ्योरी को जन्म दे दिया कि शायद ये हमला पहले से प्लान किया गया था। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। राजनीति की भाषा में शॉट्स फायर्ड एक आम मुहावरा है जिसका मतलब होता है बातों से, यानी जुबानी हमला करना। कैरोलिन का मतलब भी यही था कि ट्रंप अपने भाषण में विरोधियों पर जमकर निशाना साधेंगे। पर किस्मत का खेल देखिए, उनके बयान के कुछ ही देर बाद सच में गोलियां चल गई, और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण संयोग बन गया। इस हमले का राजनीतिक असर तो तुरंत ही दिखने लगा। इसने ट्रंप के लिए एक बड़ी सहानुभूति की लहर पैदा कर दी और पार्टी के अंदर उनकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। इस एक घटना ने उनके समर्थकों को एकजुट कर दिया और विपक्ष के लिए विक्टिम कार्ड वाली इस कहानी का मुकाबला करना और भी मुश्किल हो गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ घरेलू राजनीति तक ही सिमट कर नहीं रही। बहुत जल्द
इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय मोड़ भी आ गया, जिसने एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। हमारा चौथा भाग इसी पर है, ईरान कनेक्शन। क्या यह हमला एक अकेले शख्स का काम था या इसके तार किसी दूसरे देश से जुड़े थे? ईरान का एंगल कहीं हवा से नहीं आया। 2020 में जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद से ही ईरान बदला लेने की धमकी देता रहा है। 2024 से 2026 के बीच FBI ने ईरान से जुड़ी कई साजिशों को नाकाम भी किया था और हमले से ठीक एक महीने पहले यानी मार्च 2026 में ईरान के बड़े अधिकारियों ने ट्रंप को खुलेआम खत्म करने की धमकी दी थी। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो ईरान के शामिल होने की थ्योरी क्यों मजबूत लगती है? मकसद साफ है, सुलेमानी का बदला। रणनीति है ट्रंप को दोबारा सत्ता में आने से रोकना। मिसाल यह है कि FBI को पहले से ही इस तरह के लोन वुल्फ हमलों का अंदेशा था और आखिरी लक्ष्य है अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करके वहां के लोकतंत्र को कमजोर करना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो इस घटना को एक बहुत बड़े नजरिए से देखता है। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला था और इसके बहुत गहरे मायने हैं। FBI के डायरेक्टर विकास पटेल का ये बयान इस घटना के महत्व को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं है, बल्कि ये पूरे अमेरिकी लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं पर हमला है। अब आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। पहला, सीक्रेट सर्विस को अपनी सुरक्षा में हुई चूक की पूरी समीक्षा करनी होगी। दूसरा, FBI को ये पता लगाना होगा कि हमलावर अकेला था या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है। और सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है कि वो देश में बढ़ते राजनीतिक तनाव को कैसे कम करे ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। और आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। क्या ये हमला सिर्फ एक सिरफिरे इंसान का काम था या फिर ये एक ऐसे लोकतंत्र का लक्षण है जो अंदरूनी राजनीतिक लड़ाई और बाहरी खतरों दोनों से घिरा हुआ है? इस सवाल का जवाब ही अमेरिका के भविष्य की दिशा तय करेगा।